Hello and welcome back to Prep Classes Academy. Today we'll be doing the third chapter of perspective, which is childhood as a period of socialization. So let us begin. Childhood is a crucial period in human development marked by rapid physical, cognitive, emotional, and social growth. Several developmental tasks are associated with childhood, which vary across different stages from early childhood to late childhood. So we know that childhood is a crucial period in human development. उनका बहुत ही rapid physical, cognitive, and emotional social growth होता है. Now, keeping into consideration their age. Once they grow, there are rapid changes in their entire body, physically, emotionally, and cognitively. Childhood as a period of socialization. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंटल टास्क. चाइल्डहुड जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है जहाँ पे बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट होता है अलग अलग टाइप का. जैसे फिजिकल हो गया, कॉग्निटिव हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया. ये सारे ग्रोथ उनके अलग अलग एज में होते हैं. तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे. पहला है फिजिकल डेवलपमेंट. मोटर स्किल डेवलपमेंट. चिल्ड्रन डेवलप बोथ ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसमें मोटर स्किल्स में आ जाता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, एंड फाइन मोटर स्किल्स जिसमें आता है ड्राइंग, राइटिंग एंड यूजिंग यूटेंसिल्स. तो उनका ये सब होता है डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट में देर इज कंटिन्यूड ग्रोथ इन हाइट, वेट एंड मसल कोऑर्डिनेशन. चिल्ड्रन रिफाइन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर बॉडीज़. तो इनिशियली वो लोग ये सब काम करते हैं लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में नहीं कर पाते हैं, और जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में अपने बॉडी को, अपने एबिलिटी को कंट्रोल कर पाते हैं. फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें पहला है लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो किस तरीके से बात करते हैं. फिर आता है मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. बचपन में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स वो लोग सॉल्व करते हैं अपने खिलौने को लेके, अपने फ्रेंड्स को लेके, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वो और भी मेजर और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो कि लेटर चाइल्डहुड में आता है. इन लेट चाइल्डहुड चिल्ड्रन स्टार्ट टू एंगेज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक टाइम, स्पेस, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप. फिर आता है सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट में पहले पीयर रिलेशनशिप होता है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे उनके फ्रेंड्स बनते हैं. एक सोशल स्किल उनका स्कूल से ही स्टार्ट होता है. फिर जेंडर रोल अंडरस्टैंडिंग, वो अपने जेंडर को समझते हैं, क्या रियलिटी होता है जेंडर का, किस जेंडर का क्या रोल, क्या बिहेवियर, क्या एक्टिविटीज़ होता है. फिर एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, यानी चिल्ड्रन लर्न हाउ टू शेयर, कोऑपरेट एंड एम्पैथाइज विद अदर्स. फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन. चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हु दे आर इन रिलेशन टू देयर फैमिली, पियर एंड सोसाइटी. मतलब उनका रिलेशन उनके फैमिली के साथ क्या है, पियर के साथ क्या है, सोसाइटी के साथ क्या है, वो धीरे धीरे समझते हैं. रेगुलेटिंग इमोशन, अलग अलग इमोशंस होते हैं ह्यूमन बींग के. हैप्पीनेस होता है, सैडनेस होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है. तो ये सब वो लोग समझते हैं धीरे धीरे. Self esteem. As children face challenges and experiences, they start building self confidence as well. फिर आता है मोरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग राइट एंड रॉन्ग. मोरल डेवलपमेंट में वो सीखते हैं क्या सही है, क्या गलत है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना. इंटरनलाइजेशन ऑफ रूल्स. एज द एज, चिल्ड्रन internalize rules from family, school and society and begin to regulate their own behavior accordingly. तो वो जहाँ रहते हैं उसके हिसाब से ढलने की कोशिश करते हैं. उनका बिहेवियर, उनका मोरल, उनका जो भी एटीट्यूड है उसके हिसाब से वो लोग अपने एटीट्यूड को, बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी, सेल्फ केयर स्किल. वो सेल्फ केयर, खुद का ड्रेसिंग, ईटिंग, सब कुछ वो खुद करते हैं. इंडिपेंडेंस रहता है उनके अंदर. तो दैट इज इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी. देन एकेडमिक स्किल्स एंड नॉलेज. उनका जो लिटरेसी होता है, पढ़ाई होता है, एकेडमिक होता है, वो सब वो लोग धीरे धीरे एज के साथ लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं. क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन में उनमें बढ़ता है. बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं हर चीज़ जानने के लिए, फिर धीरे 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 उसके डिटेल्स जानते हैं. तो इस तरीके से वो अलग अलग तरीके से अपने आप को एंगेज रखते हैं लर्निंग के साथ. फैमिली एंड कल्चरल अडेप्टेशन. फैमिली के साथ रहते हैं, उनको समझ आता है कि उनका कल्चर क्या है. फिर उनको जितने जितने वो उनका एज बढ़ता रहता है वो उतना क्लियरली डिफाइन कर पाते हैं कि उनका कल्चर क्या है, उनका रिलीजन क्या है, कैसे वो अलग कल्चर उनका अलग रिलीजन से कैसे डिफरेंट है. ये सब धीरे धीरे वो कल्चरल वैल्यूज़ और ट्रेडिशन सीखते हैं. द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 4 मेन पीरियड्स. जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको 4 मेन पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है. पेरेंटल पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, अडोलेसेंस एंड अडल्टहुड. तो अब हम एक एक करके चारों डिस्कस करेंगे. पहला है पेरेंटल पीरियड, यानी प्री कंसेप्शन टू बर्थ.
The parental period refers to the time before a child is born, encompassing conception, pregnancy and the early stage of fetal development. तो पेरेंटल पीरियड में क्या आ जाता है, जो बच्चा अभी बॉर्न नहीं हुआ है वो प्रेगनेंसी वाला पीरियड प्लस फीटल का जो डेवलपमेंट होता है अंदर बॉडी के उस बारे में. कंसेप्शन एंड अर्ली डेवलपमेंट. द प्रोसेस बिगिंस विद फर्टिलाइजेशन. हमको पता है फर्टिलाइजेशन होता है, इस तरीके से एम्ब्रियो बनता है और धीरे धीरे बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू होता है मदर के वूम्ब में. फिजिकल ग्रोथ होता है ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. फीटस का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, उसके फिंगर्स होते हैं, उसके टोज होते हैं, आईज, नोज, सब कुछ धीरे धीरे, ब्रेन, सब कुछ डेवलप होने लगता है. Emotional and environmental influence. The health and well-being of mother during pregnancy plays a significant role in development of a child. बच्चे का जो न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, सब कुछ अपनी माँ के साथ रिलेटेड होता है. तो मदर का अगर वेलबींग अच्छा होगा, उनका न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, एक्सपोजर टू टॉक्सिन, सब कुछ अगर सही तरीके से होगा तो ही बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा. बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट. Though a fetus is not yet born, emotional connection between parents and the unborn child may begin to form and the parents start to prepare for child's arrival. फिर आता है childhood, birth to adolescence. Childhood is a phase of rapid cognitive, फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट. ये जो स्टेज होता है यहाँ पे बच्चों का बहुत ही जल्दी फिजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट होने लगता है. अगेन इस चाइल्डहुड को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है. पहला है इन्फेंसी जो कि 0 से 2 ईयर्स होता है. इसमें क्या फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इसमें बच्चे क्रॉलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ग्रैस्पिंग करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, उनकी छोटी छोटी बहुत ही एबिलिटी, जैसे अपने पेरेंट्स का फेस देख के समझना वो खुश हैं, वो प्यार कर रहे हैं, वो छोटा छोटा जो बॉन्ड्स होता है उन सब चीज़ों को समझना. इमोशनल डेवलपमेंट में उनमें डर रहता है, खुशी रहती है, भूख लगने से एंगर होता है. तो वो छोटे छोटे इमोशंस इस एज में डेवलप होने लगते हैं. अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 ईयर्स में, जहाँ पे बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी में रनिंग, जंपिंग आ जाता है, जो नॉर्मल उनका फाइन मोटर कंट्रोल होता है, पेंसिल को पकड़ना, भले वो लिख ना पाए लेकिन पेंसिल को पकड़ के कुछ भी ड्राइंग करना. फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनका आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. उनको थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि अगर मैं गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी. ये छोटी छोटी चीज़ें वो समझने लगते हैं. सोशल डेवलपमेंट में वो धीरे धीरे फ्रेंड्स बनाते हैं, अपने सोसाइटी में आसपास के लोगों को पहचानने की कोशिश करते हैं. उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट में क्या आता है, उनका जेलसी आ जाता है, मेरा खिलौना, जो खिलौने को लेके लड़ते हैं बच्चे कि ये मेरा खिलौना है. फिर उनका एक रहता है कि पेरेंट्स अगर किसी और बच्चे को ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो उनको लगता है कि नहीं, अब मुझे क्यों नहीं प्यार कर रहे हैं. तो वो जो छोटे छोटे इमोशंस हैं उनके यहाँ पे भी डेवलप और थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं. फिर आता है मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे 6 से 12 ईयर्स होता है. यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में बच्चे और ज़्यादा कोऑर्डिनेटिवली अपने बॉडी को फिजिकली काम कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, क्योंकि उनका मेंटल स्टेट, उनका दिमाग उतना मैच्योर हो जाता है कि वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और रीजनिंग जो है उनका लर्निंग स्किल डेवलप हो जाता है. सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में वो लोग सेल्फ एस्टीम एंड इंडिपेंडेंस आ जाता है उनके अंदर, वो अपना काम खुद करने लगते हैं, सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड मोरल वैल्यूज समझते हैं. लेट चाइल्डहुड जिसमें आता है प्री एडोलेसेंस, जिसको 9 से 12 ईयर्स दिया गया है. फिजिकल डेवलपमेंट में वो लोग they hit the puberty at this period of time, and they start noticing different changes which are taking place in their body. जैसे facial hair growth होता है उनका. फिर प्यूबर्टी में कितने सारे बॉडीली चेंजेस होते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, वो सब वो लोग रियलाइज़ करते हैं. कॉग्निटिव में आ जाता है लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडिंग आ जाता है उनके अंदर. सोशल डेवलपमेंट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स, फ्रेंडशिप बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड पीयर इन्फ्लुएंस इंक्रीजेस. पीयर का जो इन्फ्लुएंस होता है, पेरेंट्स से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड्स की बात सुनने लगते हैं. उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स हमेशा गलत हैं. ये एक छोटा सा, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, बट दिस एक्चुअली हैपन्स इन दिस एडोलेसेंस पीरियड, प्री एडोलेसेंस पीरियड. बच्चों के अंदर वो आ जाता है. फिर आता है हमारा एडोलेसेंस, जिसमें प्यूबर्टी टू अर्ली अडल्टहुड. जो अर्ली अडल्टहुड होता है हमारा, जो 12 से 18 साल का होता है, इसमें जो होता है प्यूबर्टी में फिजिकल चेंजेस देखते हैं और कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बॉडी के जो चेंज होने लगते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट उनका, फिर जैसे गर्ल्स है तो उनका मेंस्ट्रुएशन होता है, तो उनका जो भी बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं, ग्रोथ होता है, वो सब वो लोग समझ पाते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनका थिंकिंग, उनका मोरल वैल्यू, उनका आगे जाके वो क्या करना चाहते हैं, वो सब पॉसिबिलिटी, वो सब उनका जो फ्यूचर प्लानिंग, वो सब थिंकिंग, एक्सप्लोर करना, ये सब बढ़ जाता है. इमोशनल में उनका आ जाता है कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने खुद के रूल्स, अपने खुद के सारे जो भी डिसीजंस हैं वो लेने लगते हैं. फिर पर्सनल वैल्यूज़ उनका अलग से होता है. उनका जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी हो जाता है. सोशल डेवलपमेंट में दे हैव अ
वेरी रिलेशनशिप जहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, तो फिर एक रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी आ जाता है, फैमिली के साथ भी एक अलग टाइप का उनका रिलेशन हो जाता है। चैलेंजेस में क्या आ जाता है यहाँ पे, एडोलेसेंस इज ऑफन मार्क्ड बाय स्ट्रगल एंड सेल्फ स्टीम, पीयर प्रेशर एंड द डेवलपमेंट ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेस एंड इमोशनल रेगुलेशन। इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेसफुल रहते हैं, ज़्यादातर क्यों, पीयर प्रेशर उनके ऊपर बहुत रहता है, और काफ़ी सारे चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी वो लोग काफ़ी कुछ उनके जो स्ट्रेस लेवल होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। फिर आता है हमारा अडल्टहुड, जो कि 18 ईयर्स एंड बियॉन्ड। अडल्टहुड इज़ अ टाइम ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड मेच्योरिटी। यहाँ पे अपने अंदर खुद में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि सब कुछ समझ पाते हैं अब हम लोग, उतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो लोग समझ पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, कहाँ खुद को कंट्रोल करना है, कहाँ खुद को पुश करना है, कहाँ खुद को रोकना है। तो वो एक कंट्रोल जो आ जाता है वो अडल्टहुड में आ जाता है। अडल्टहुड में फिर वी हैव यंग अडल्टहुड, जो कि 18 से 40 ईयर्स है, जहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट में है। एडल्ट्स जनरली रीच पीक फिजिकल हेल्थ, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, हाउएवर द एजिंग प्रोसेस बिगिंस इन द लेटर ईयर्स। तो यहाँ पे वो अपने पीक स्ट्रेंथ में होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग, देयर थिंकिंग में बिकम मोर प्रैक्टिकल एंड फोकस्ड, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट में आ जाता है, दे हैव अ रिलेशनशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप, परस्यू एजुकेशन एंड करियर गोल्स। इस टाइम पे करियर के पीछे पड़े रहते हैं, तो उसके हिसाब से उनके रिलेशनशिप, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी चेंज होता रहता है। मिडिल एडल्टहुड, जो कि 40 से 65 है, यहाँ पे विजन, फिजिकल डिक्लाइन बिगिंस। यहाँ पे डिक्लाइन होने लगता है आई साइट का, स्ट्रेंथ का, मेटाबॉलिज्म का, धीरे धीरे बॉडी हमारा वीक होने लगता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आ जाता है, उनका मेमोरी लॉस का भी कितने लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है। सोशल डेवलपमेंट में वो अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में फिर सोचते हैं, तो एक रिलेशन अलग टाइप का बिल्ड हो जाता है। और इमोशनल डेवलपमेंट में उनका रहता है कि दे ऑफन फोकस ऑन जेनरेटिविटी, द डिज़ायर टू कॉन्ट्रीब्यूट टू फ्यूचर जनरेशन। अपने फ्यूचर जनरेशन यानी जैसे हम अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे कैसे हम कंट्रीब्यूट करें इमोशनली, फिजिकली, तो उस बारे में वो लोग ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। लेट अडल्टहुड, जो कि 65 प्लस ईयर्स है, फिजिकल जो होता है वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो जाता है, इंक्लूडिंग डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, ओल्डर एडल्ट्स मेंटेन अ शार्प माइंड, कुछ में होता है एल्जाइमर डिजीज स्टार्ट हो जाता है कितनों का, फिर डिमेंशिया हो जाता है, वो लोग उनका जो मेमोरी लॉस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, सम ओल्डर एडल्ट्स में एक्सपीरियंस लोनलीनेस, कितने लोगों को लोनलीनेस फील आता है, वाइल अदर्स फाइंड फुलफिलमेंट इन हॉबीज, वॉलंटियर वर्क और स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली। इमोशनल डेवलपमेंट में ओल्डर एडल्ट्स में रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स, अचीविंग अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी और एक्सपीरियंसिंग रिग्रेट। कहीं पे वो अपने पुरानी चीज़ों को सोच के कोई रिग्रेट करता है, तो कोई बहुत ही ज़्यादा सेंस उनका रहता है कि उनको पॉजिटिविटी रहता है, तो वो उस टाइम पे दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट व्हाट दे हैव डन थ्रू आउट देयर लाइफ, एंड दे ईदर दे आर कम्प्लीटली रिग्रेटफुल या फिर दे आर कम्प्लीटली हैप्पी। They focus often on accepting aging and finding peace in the later stage of life. Then we have development process and form. अब development process and form में क्या क्या है, पहला physical growth and development, फिर mental यानी cognitive growth and development, फिर emotional growth and development, social, motor and language development. तो we'll discuss about these development process and forms. पहला है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इन्फेंसी में 0 से 2 ईयर्स में इन्फेंट ग्रो रैपिडली इन हाइट एंड वेट। वी ऑल नो दैट द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ टिपिकली सीज अ चाइल्ड बर्थ वेट डबलिंग एंड देयर हाइट इंक्रीजिंग बाय अबाउट 50%। फिजिकल चेंजेस में क्या आता है, इन्फेंट गेन कंट्रोल ओवर देयर मसल्स एंड मोटर स्किल्स, फिजिकल माइलस्टोन इन द ट्रांजिशन फ्रॉम अ कंप्लीटली डिपेंडेंट इन्फेंट टू वन हु कैन क्रॉल, स्टैंड एंड इवेंचुअली वॉक। तो इवेंचुअली वो लोग धीरे 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 क्रॉल करते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर चलना शुरू कर देते हैं। ये है उनका फिजिकल ग्रोथ। फिर अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर्स में क्या होता है कि उनका और स्टेडी हो जाता है बॉडी ग्रोथ के हिसाब से। फिजिकल चेंजेस में होता है बेटर कोऑर्डिनेशन होता है उनके बॉडी में, बैलेंस कर पाते हैं हर चीज़, उनका मोटर स्किल डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा आता है मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे कि जो बच्चा होता है उसका वेट और हाइट और जल्दी जल्दी गेन होना शुरू हो जाता है, उसका प्रोपोर्शन उसमें बढ़ जाता है। एंड फिजिकल चेंजेस में आ जाता है उनका और ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी करवाते हैं जैसे राइडिंग अ बाइक, पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स और डांसिंग। माइलस्टोन फुल कंट्रोल ऑन फाइन मोटर स्किल्स लाइक राइटिंग, ड्राइंग, इन सब चीज़ों में उनका कंप्लीटली कंट्रोल आ जाता है।
देन वी हैव मेंटल ग्रोथ, जो कि होता है कॉग्निटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन रेफर्स टू ग्रोथ ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी. तो 0 to 2 में क्या होता है, सेंसरी एक्सप्लोरेशन. इन्फेंट एक्सप्लोर द वर्ल्ड प्राइमरली थ्रू द सेंसेस. वो अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लेन, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए. पीगिट सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, एज पर पीगिट्स infant develop object permanence, the understanding that object continues to exist even when they are not visible, and begin to understand simple concepts. छोटे मोटे concepts वो लोग समझने लगते हैं. अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 years का क्या होता है, प्री ऑपरेशनल थिंकिंग. अकॉर्डिंग टू पीगेट, चिल्ड्रन इन दिस स्टेज स्टार्ट यूजिंग सिम्बल्स, वर्ड्स एंड इमेजेस टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, बट देयर थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिक, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव्स. मतलब ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब वो दूसरों की बातों को इतनी जल्दी वो लोग नहीं समझ पाते हैं. उनको लगता है जो वो बोल रहे हैं, जो वो देख रहे हैं वही सही है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया नहीं देखी है. जैसे उन्होंने आज एक डॉग देखा, तो उनके हिसाब से डॉग एक एनिमल है और दुनिया में और कोई एनिमल नहीं है. और डॉग एक ऐसा एनिमल है जिसके दे हैव 2 eyes and 4 legs. नेक्स्ट डे वो सोचो एक स्नेक देखते हैं, तब उनको पता चलेगा ओके देयर इज वन मोर एनिमल दैट एग्जिस्ट्स. तो इसीलिए जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, इस वजह से दे आर वेरी ईगोसेंट्रिक. दे थिंक कि जो वो सोच रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं वही सही है. Then we have middle childhood 6 to 12 years. Children develop logical thinking and can understand concepts like conservation, the understanding that quantity doesn't change even when its appearance changes, classification and reversibility. ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो लोग समझने लगते हैं. फिर उसके बाद आ जाता है उनका कॉग्निटिव माइलस्टोन. उनका इम्प्रूव्ड मेमोरी होता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ जाता है. एडोलेसेंस देन 12 से 18 years. Adolescents are capable of abstract thinking, logical reasoning, and thinking about hypothetical situation. They start to think about more about future, moral dilemmas and complex ideas. तो उनकी और ज़्यादा complex thinking हो जाती है. Cognitive milestone है उनका ability to consider multiple perspective and engage in self-reflection and idealistic thinking. देन वी हैव इमोशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इमोशनल में इन्फेंसी का क्या आता है, उनका एक बॉन्ड रहता है उनके केयर गिवर के साथ. अब वो केयर गिवर कोई भी हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, दादी नानी, जो भी उनके साथ ज़्यादा रहता है, तो उनके ऊपर उन बच्चों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहता है, सिक्योरिटी रहता है और इमोशनल रेगुलेशन होता है. फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, जहाँ पे चिल्ड्रन बिगिन टू एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इमोशन, जो कि उनको एम्बैरेसमेंट, उनको गिल्ट, एम्पैथी, ये सब आने लगता है. बचपन में वो नहीं होता है, वो सुसु कर देते हैं किसी के भी सामने तो उनको नहीं पता चलता है. बट 2 से 6 years में उनके अंदर वो एम्बैरेसमेंट, वो गिल्ट, वो सब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है. फिर आता है मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे दे कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड आर्टिकुलेट देयर फीलिंग्स एंड कैन रिस्पॉन्ड मोर अप्रोप्रिएटली टू इमोशंस इन अदर्स. Self-concept and self-esteem begin to form as child compare themselves to peers and develop a sense of competence. इस टाइम पे इनके अंदर competence आ जाता है कि वो बच्चा अगर ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर उसकी मम्मी उसको ये अलाउ कर रही है तो मुझे क्यों नहीं आप अलाउ कर रहे. तो ये सब जो होता है वो एक दूसरे के साथ अपने आप को peer के साथ कंपेयर करने लगते हैं. फिर आता है adolescence, जिसमें होता है आइडेंटिटी एंड इमोशनल इंटेंसिटी. Adolescents experience emotional highs and lows as they search for their identity. Pure relationship and the desire for independence are central to this stage. इस स्टेज में क्या होता है कि वो लोग adolescent जो होते हैं, बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस जो होते हैं या तो कम्प्लीटली हाई चले जाते हैं या कम्प्लीटली लो चले जाते हैं. बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं ये लोग, क्योंकि इस टाइम पे इनके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. देन वी हैव सोशल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इन्फेंसी में सोशल ग्रोथ क्या होता है, प्राइमरी अटैचमेंट बॉन्ड जो होता है उनका केयर गिवर के साथ होता है. अर्ली चाइल्डहुड में उनका होता है कि दे हैव सोशल प्ले, मेकिंग फ्रेंड्स एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल रूल्स. वो लोग फ्रेंड्स बनाते हैं, शेयरिंग करना, समझना, गेम्स खेलना, फिर वो सब छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों के साथ खेलना, ये छोटी छोटी चीज़ें वो लोग सोशल ग्रोथ डेवलप करते हैं. मिडिल चाइल्डहुड में फ्रेंडशिप होती है उनकी और ज़्यादा, स्कूल जाते हैं, उनके फ्रेंड्स बनते हैं, कोई क्लोज फ्रेंड बनता है तो कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है. इस टाइप के रिलेशनशिप्स उनके बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं. देन वी हैव adolescence, जहाँ पे adolescents seek greater independence from their families and form stronger peer bonds, sometimes engaging in group activities, exploring romantic relationship. इस टाइम पे क्या होता है कि वो अपने फैमिली से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं. फिर उनके peer जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो सर्कल बढ़ जाता है, तो वो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बॉन्ड करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर फैमिली मेम्बर्स. एंड देन देर माइट बी सम सिचुएशंस वेयर दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स एज वेल. देन वी हैव मोटर डेवलपमेंट. मोटर डेवलपमेंट मैंने जैसे बोला, ये मस्कुलर डेवलपमेंट, हमारे मूवमेंट को मोटर बोलते हैं. तो 0 से 2 में
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दे हैव, वो अपने हेड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने आप को रोल करना, रोटेट करना, थोड़ा बैठना, थोड़ा क्रॉलिंग करना, ये सब हमारे इन्फेंसी में मोटर डेवलपमेंट में आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड में हमारा आता है वो खुद को और अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हैं, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग करना शुरू कर देते हैं। देन वी हैव मिडिल चाइल्डहुड, जहाँ पे कि उनका इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन होता है। चिल्ड्रन डेवलप मोर सोफिस्टिकेटेड स्किल्स जैसे कि स्पोर्ट्स, डांसिंग एंड अदर एक्टिविटीज़, जो कि उनको करने का मन होता है वो कर लेते हैं। देन वी हैव एडोलेसेंस, जहाँ पे एडोलेसेंस perfect their coordination and strength and are able to engage in complex motor tasks such as team sports, playing musical instrument and performing intricate crafts। तो ये सब करने के लिए वो और ज़्यादा मोटर डेवलपमेंट उनका हो जाता है। देन वी हैव लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है, उनके कम्युनिकेशन में कितनी इफेक्टिविटी होती है, उनका स्पोकन, रिटन एंड नॉन वर्बल मीन्स जो होता है वो कैसा है। इन्फेंसी का क्या है, वो साउंड्स निकालते हैं, जैसे कूइंग, बैबलिंग, ये छोटे छोटे साउंड्स निकालना। फिर धीरे धीरे वो मम्मा, पापा, दादा, ये सब जिसमें मात्राएं नहीं होती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड नहीं होता है, वो वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में उनका वोकेबलरी और थोड़ा ग्रो करता है और रैपिडली ग्रो करता है, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे वो अपने ग्रामर में मास्टरी कर लेते हैं, उनको जो नॉर्मल लैंग्वेज घर पे यूज़ होता है वो सीखने में ईजी हो जाता है। मिडिल चाइल्डहुड में उनका वोकेबलरी एक्सपैंड होता है, जितना उन्होंने सीखा था अब उसके ऊपर उनका वोकेबलरी और ज़्यादा एक्सपैंड होता है। वो क्वेश्चन करते हैं और ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो यहाँ पे उनका और ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट ग्रेजुअली हो जाता है। एडोलेसेंस में उनका जो लैंग्वेज होता है वो थॉट्स, इमोशंस के साथ होता है और कॉम्प्लेक्स कन्वर्जेशन वो लोग कर पाते हैं, जहाँ पे ह्यूमर भी होता है, सरकाज़म भी होता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका इस स्टेज में हो जाता है। नेक्स्ट इज चाइल्ड इन डिफरेंट सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। अब डिफरेंट सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट में चाइल्ड कैसा होता है, क्यों डिफरेंट होता है, वो देखेंगे। पहला है फैमिली स्ट्रक्चर एंड रूल्स के हिसाब से, न्यूक्लियर फैमिली वर्सेज एक्सटेंडेड फैमिली। इन मेनी वेस्टर्न सोसाइटीज़ द न्यूक्लियर फैमिली यानी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन जहाँ पे सिर्फ रहते हैं, हाउएवर इन अदर कल्चर्स वी हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज एज वेल, ऑफन प्ले अ सेंट्रल रोल इन चाइल्ड रियरिंग। हमें भी पता है जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो लोग जनरली बहुत पॉजेसिव होते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ही छोटे फैमिली में है, एक मम्मी पापा और एक बच्चा है, तो उनका सर्कल जो बहुत होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में यू हैव योर कजन्स विद यू, यू हैव योर चाचा, मामा एंड सो मेनी अदर रिलेशंस, दे आर लिविंग विद यू। तो एक आउटस्पोकन हो जाते हैं बच्चे और बहुत ज़्यादा वो लोग, उनका रिलेशनशिप, उनका फिर इंटरेक्शन लेवल, उनका स्मार्टनेस लेवल उसके हिसाब से बहुत ही डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है पेरेंटल रोल एंड एक्सपेक्टेशंस। फैमिली स्ट्रक्चर में नेक्स्ट है पेरेंटल रोल एंड एक्सपेक्टेशंस। In different culture, parents' roles may vary significantly. For example, in some societies, children are expected to contribute to household chores from a young age, while in other culture, the focus may be more on educational achievement. Parent in different socio-culture contexts may emphasize different values such as respect for elders, independence, or obedience. So we all say children जो बच्चे होते हैं, they never learn what they teach you, they never learn what you teach them, but they learn what they see. तो जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं वो वही सीखते हैं। सबसे पहला रूल ये है। दूसरा, इसमें क्या बोला गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं, कितने फैमिली में होता है कि हमें तो पता है, बच्चे को पता होता है कि मुझे अभी इतना 10th तक पढ़ना है, फिर घर का बिजनेस संभालना है। तो उनका जो नेचर होता है, उनका जो सोशियो रिलेशनशिप होता है, वो सब एक दूसरे बच्चे से टोटली डिफरेंट रहेगा, जिसको पता है कि मेरे पेरेंट्स एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और मुझे अभी पढ़ना है और जॉब करना है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज के साथ जितना एक्सेस है बच्चों का, उतना ही नेचर अलग होगा। जिन बच्चों को, जो गरीब जगह में रहते हैं, जो लोग बहुत गरीब हैं, बहुत ही बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है, तो उनका एटीट्यूड, उनका बात करने का तरीका, उनका हर एक चीज़, इट विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर हैविंग फुल एक्सेस टू एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, जिसमें रिसोर्सेज कम ज़्यादा, या फिर इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी, जो लोग पॉवर्टी में हैं उनका बच्चों का डेवलपमेंट जो है, एजुकेशनल हो, उनका एक्सपोजर टू वायलेंस, क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों का नेचर, बिहेवियर कम्प्लीटली डिफरेंट होता है हमसे, क्योंकि हम लोग वैसे जगह में नहीं हैं। हमने आज तक क्राइम होते हुए नहीं देखा है, हमारे साथ क्राइम होते हुए नहीं देखा है हमने। जैसे घर पे बहुत ज़्यादा उनके डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो जिनके घर पे होता है उनके बच्चों का थोड़ा नेचर अलग हो जाता है। तो ये सब चीज़ें भी बच्चों का जो एटीट्यूड होता है उस पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशंस, ये तो सबको पता है। राइट्स एंड पैसेज माइलस्टोन,
and cultural expectation for behavior. Different culture have distinct milestone. For example, in many African culture, there are initiation ceremonies or ritual that mark the transition from childhood to adulthood. These milestone often linked to social responsibility, values and community recognition. यहाँ पे क्या है कि बच्चों का जैसे ही अलग अलग कल्चर में अलग अलग प्रैक्टिसेस होते हैं, तो उस प्रैक्टिस के हिसाब से भी उनका जो नेचर होता है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है. उनका जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, उनका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है. इसलिए हर एक कल्चर के बच्चों में कुछ ना कुछ हल्का सा डिफरेंस ज़रूर होता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया अफ्रीकन कल्चर का, जहाँ पे उनका हर एक एज में एक माइलस्टोन उन्होंने सेट किया हुआ है कि इतने एज में बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना रहेगा, वैल्यूज़ ये रहेंगे, इतने एज में बच्चे का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना बढ़ जाएगा. तो उनको पहले से पता होता है कि उनको क्या करना है. फिर आता है एजुकेशनल सिस्टम एंड अप्रोचेस. फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल लर्निंग. Education system differ widely across socio-cultural contexts. Some countries have highly structured and competitive education system, while others emphasize cooperative learning. In many Western societies, there is an emphasis on academic achievement. In contrast, in some Eastern culture, there is often a strong emphasis on collective achievement, group harmony, and respect for teachers. तो कहीं पे पढ़ाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अचीवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कहीं पे ग्रुप हार्मनी एंड रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं. तो इस चीज़ को लेके भी बच्चों का जो एटीट्यूड होता है बहुत डिफरेंट हो जाता है. इनफॉर्मल लर्निंग में है चिल्ड्रन लर्न लार्जली थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड पार्टिसिपेशन इन डेली टास्क rather than formal schooling. For example, in agrarian societies, children may learn by helping their families with farming or trade from a young age. Conversely, in urbanized settings, children might have more structured play and formal learning opportunities. देन वी हैव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्टाइल. अब हर कल्चर में लैंग्वेज अलग होता है, उनका कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है, डाइवर्स होता है. तो कोई बाइलिंगुअल होता है, कोई मल्टीलिंगुअल होता है. तो इससे भी बच्चों का जो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो डिफर करता है. कम्युनिकेशन करने का तरीका भी डिफरेंट रहता है. स्टोरी टेलिंग और ओरल ट्रेडिशन. इन मेनी कल्चर्स ओरल ट्रेडिशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट. स्टोरीज हो या फिर मिथ्स हो, ये सब पास किए जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन. तो बच्चे उसी चीज़ को, उसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं. और इसी तरीके से हर कल्चर का एक वैल्यू होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है और बच्चे उसी के हिसाब से ढल जाते हैं. जैसे हमारा एक बहुत ही एक सुपरस्टिशन सब लोग मानते हैं कि बिल्ली अगर रास्ता काटती है तो हमें उस रास्ते को नहीं क्रॉस करना चाहिए. ये किसने स्टार्ट किया था हमें नहीं पता, लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं. मैं तो सुन रही हूँ, फिर मेरे आगे वाले जनरेशन सुनेंगे, मुझसे सुनेंगे, उनके आगे वाले जनरेशन उनसे सुनेंगे. तो एक कल्चरल इम्पैक्ट, एक लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्टाइल, ये सब बहुत ज़्यादा बच्चों के नेचर पे, उनके बातों पे, उनके सोशल, कल्चरल हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. नेक्स्ट है सोशलाइजेशन. Socialization is a lifelong process through which individuals, especially children, learn values and norms, behavior and social skills necessary to interact with their society. Society के साथ कैसे interact करना है, वो values, वो norms को हम लोग socialization बोलते हैं. It is essential for the development of child's identity and understanding of their role within the family, community and broader social structure. Through socialization, children internalize societal expectation, develop language, communication skill and form relationship with others. Socialization का मतलब क्या है? सोसाइटी के साथ घुलना मिलना. तो बच्चों का वो घुलना मिलना जो होता है अपने सोसाइटी के साथ, उसको हम सोशलाइजेशन बोलते हैं, जहाँ पे कि बच्चा एक लैंग्वेज, एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, एक रिलेशनशिप डेवलप करता है लोगों के साथ. अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Agency of socialization. Agencies of socialization are the groups, institutions and individuals that play a significant role in socializing process. अब socialization बच्चों का कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स या एजेंसीज हैं जो कि socialization करने में हेल्प करता है. पहला है फैमिली. तो हमारा प्राइमरी एजेंट होता है फैमिली. चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अपने बेसिक वैल्यूज़, नॉर्म्स, ये सब अपने फैमिली से ही सीखते हैं. उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका, उनका बिहेवियर, उनका इंटरेक्शन, उनका बिलीफ, उनका इन्फ्लुएंस, सब कुछ फैमिली से शुरू होता है. नेक्स्ट है स्कूल. स्कूल्स आर अनदर क्रिटिकल एजेंट जहाँ पे सोशलाइज होते हैं बच्चे. एक बच्चा दूसरे बच्चे से मिलता है, वहाँ पे बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं, वो फ्रेंडशिप में इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन से बच्चे एक फ्रेंडशिप बिल्डिंग करते हैं. फिर उनका जो रिस्पेक्ट होता है, उनका जो सोशल वैल्यू होता है, रोल होता है, वो सब वहाँ पे एक अलग तरीके से वो लोग सीखते हैं. फिर आता है पीयर ग्रुप में आ जाते हैं सिमिलर एज एंड इंटरेस्ट के जो बच्चे होते हैं. तो उनका जो इन्फ्लुएंस होता है, सोशलाइजेशन होता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो और ज़्यादा होता है.
तो बच्चों का सेम ग्रुप जब वो एक अपने खुद के एज के बच्चों के साथ मिलते हैं तो उनका कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट उस हिसाब से ही वो मैटर करता है। फिर आता है हमारा मीडिया। मीडिया तो आजकल सबको पता है कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, मूवीज़, इंटरनेट, सब कुछ, ये सब बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस में, उनके जेंडर रोल में, उसमें बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन के हिसाब से भी बच्चों का सोशलाइजेशन प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। उनका बिलीफ अलग होता है, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिचुअल्स, उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस, उनके मोरल वैल्यूज़ हर रिलीजन के बच्चों का अलग होता है। तो रिलीजियस सोशलाइजेशन हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड आइडेंटिटी विद इन अ फेथ कम्युनिटी। Then we have workplace, which comes later in life once they start working. Although not directly relevant to early childhood, the workplace becomes an important agency of socialization as children grow into adulthood. It teaches professional behavior, teamwork, communication, and organizational norms. Then we have government and laws. Legal system and government structure जो होता है also act as an agent of socialization by teaching children the rules and laws of society. चिल्ड्रन लर्न अबाउट द राइट्स, ड्यूटीज़, जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्रू इंटरेक्शन विद अथॉरिटीज़ एंड एक्सपीरियंस विद लॉज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। देन वी कम टू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। बच्चों का जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, लेट अस डिस्कस। So the first is infancy, which is from 0 to 2 years. In infancy, socialization is mainly influenced by family. Infant learn basic emotional bonds and trust through the interaction with the primary caregiver. जो उनका प्राइमरी केयर गिवर होता है उससे वो सीखते हैं। उनका सोशलाइजेशन, वो उनके गार्डियन जो होते हैं वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई केयर टेकर हो सकता है। और इस स्टेज में वो नॉन वर्बल फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेजेस समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, विच इज़ फ्रॉम 3 to 6 years. इसमें जो बच्चे होते हैं वो अपने इमीडिएट फैमिली को भी धीरे धीरे इंक्लूड करने लगते हैं अपने नोन में। फिर वो लोग धीरे धीरे उनका सोशल कंडक्ट जो होता है वो बढ़ता है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन दे अंडरस्टैंड। फिर उनका फैमिली, पियर्स एंड मीडिया एक्सपोजर होता है धीरे धीरे। तो इस तरीके से उनका सोशलाइजेशन जो होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट एजेंट जो होता है वो फैमिली होता है, उसके साथ जो कि उनको टीच करता है क्या, कोर वैल्यूज़, उनको मैनर्स और उनका कल्चरल प्रैक्टिसेस। फिर हमारा थर्ड स्टेज है मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 7 से 12 ईयर्स होता है। यहाँ पे बच्चों का जो सोशलाइजेशन होता है, जो उनका जो भी उनका बिहेवियर होता है, सब कुछ जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है स्कूल और पीयर ग्रुप से। पीयर ग्रुप में आ जाते हैं उनके सेम एज के बच्चे। दे लर्न मोर अबाउट सोसाइटल नॉर्म्स, टीम वर्क एंड इंडिविजुअल अचीवमेंट। द स्कूल बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग अबाउट रूल्स, फेयरनेस एंड कोऑपरेशन, क्योंकि इस एज में जब वो स्कूल जाने लगते हैं तो वो स्कूल से काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस का भी काफ़ी सारा चीज़ वहाँ से सीखते हैं। उनका जो भी उनका जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना होता है या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो सब वो लोग स्कूल से और अपने पीयर ग्रुप से सीखना शुरू करते हैं। फिर आता है एडोलेसेंस, जहाँ पे आता है 13 से 18 ईयर्स। Adolescents experience a more profound stage of socialization as they seek independence from their families and align more with peer groups. इस टाइम पे क्या होता है, वो लोग ज़्यादा पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, अपने एज के बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हेविली इन्फ्लुएंस करते हैं उनको इस स्टेज में। Adolescents explore their personal identity, including sexual identity, career aspiration and social values. So 13 से 18 years में हमें पता है कि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइपर रहती हैं. They begin to understand broader societal issues. उनको बड़े बड़े issues समझ आते हैं जो कि political, economic and global cultural भी होता है. फिर आता है अडल्टहुड, विच इज़ 18+ ईयर्स, जहाँ पे कि जो सोशलाइजेशन होता है दैट प्रोसेस कंटिन्यूज इनटू एडल्टहुड एज इंडिविजुअल नेविगेट द रोल इन सोसाइटी. जैसे कि वो पेरेंट बन जाते हैं, धीरे धीरे वो एक कहीं पे जॉब करने लगते हैं, एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, कम्युनिटी के एक मेंबर बन जाते हैं. तो दे इंटरनलाइज नॉर्म्स रिलेटेड टू वर्क, रिलेशनशिप एंड सिटीजनशिप. तो इस एज में क्या होता है, इस अडल्टहुड में क्या होता है, उनका जो सोशलाइज्ड ग्रुप होता है वो यूजुअली वर्क होता है, उनका रिलेशनशिप होता है और उनका सिटीजनशिप होता है. नाउ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट. किसी एक डिस्प्यूट को सॉल्व करना या किसी डिसएग्रीमेंट होता है जब दो पार्टीज के बीच में, उसको पीसफुली सॉल्व करना, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. द गोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज टू एड्रेस द अंडरलाइंग इश्यूज
प्रिवेंट एस्केलेशन एंड फाइंड अ सोल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। दो पार्टीज के बीच में अगर कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस चीज़ को सॉल्व करना ताकि दोनों ही उस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करें, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टाइल्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है अवॉइडिंग, सिचुएशन को अवॉइड करना। आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपने गुस्से में रिटेलिएट नहीं करना है, आपने गुस्से में उसको उल्टा कुछ जवाब नहीं देके अवॉइड करना है, तो वहाँ पे ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है कि आगे कुछ और लड़ाई होगा ही नहीं, आगे और कुछ मिसअंडरस्टैंड होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अवॉइड कर दिया। फिर हो गया अकोमोडेटिंग। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो सामने वाले का जो प्रायोरिटी होता है उसको अपने प्रायोरिटी से ऊपर रखता है। दे मे गिव इन टू द अदर पर्सनस डिमांड। वो सामने वाला अगर कुछ डिमांड कर रहा है, भले ही आपको नहीं पसंद है और आप अवॉइड भी नहीं करना चाहते, तो आप वहाँ पे अकोमोडेट करते हो। अकोमोडेट मतलब ठीक है, चल सामने वाला जो बोल रहा है चलो वही सही, वैसे करके कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देना। अगर आप वहाँ पे फिर बोलोगे नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अकोमोडेटिंग में आपने क्या किया, सामने वाले ने अगर कुछ बोला तो आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर एक कंपीटिंग। इन अ competitive approach, individuals are focused on winning the argument or gaining the upper hand. This style can lead to quick resolution but may harm relationship if one party feels disregarded or unheard. कंपिटिंग जो होता है, इसमें सामने वाले का बहुत ही कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है। वो सोचता है कि नहीं मैं जो बोलूँगा वही होगा, और वो बहुत ही आर्ग्यूमेंट करके अपने आप को वो प्रूफ कर देता है। इससे क्या होता है, रिजॉल्व तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके जिसके साथ आपने वो रेजोल्यूशन किया, उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो गैप में आ सकता है। फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। ये वो स्टाइल है जहाँ विच इन्वॉल्व्स बोथ पार्टीज गिविंग अप समथिंग। दोनों पार्टीज, चलो अपना प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए चलो मैं ये कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, और सामने वाला बोलेगा ठीक है मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, तो दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ कुछ चीज़ें बैलेंस कर देते हैं। फिर आता है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग मतलब जहाँ पे बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर, दोनों पार्टी साथ में फिर चलने की सोचते हैं, बोलते चलो हम लोग साथ में ही ये करेंगे, साथ में ही अपना काम फुलफिल करेंगे और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे, तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। तो क्या क्या था, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कंपीटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग। 2 A है, 3 C है, याद रखना। देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन चिल्ड्रेन। बच्चों में कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। पहला है मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर। Adult such as parents, teachers and caregivers should model healthy conflict resolution skills. Children learn a great deal from observing how adults handle dispute. तो मॉडलिंग पॉजिटिव बिहेवियर क्या है, सोचो कि आपका बच्चा आपके सामने बैठा है, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो हस्बैंड ने बोला नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, वाइफ बोल रही है नहीं जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, फिर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, लास्ट में वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बच्चे को नहीं पता कि वो क्या है, बट उसने जो देखा उसने वो सीख लिया, तो जब उसके साथ सेम सिचुएशन होगा तो वो भी वही करेगा। तो आपको मॉडलिंग, आपको बच्चे के सामने मॉडलिंग ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर दिखाना है कि वो भी वही सीखे, क्योंकि बच्चों को बोलने से नहीं सीखते, वो जो देखते हैं वो उसी चीज़ को इमिटेट करते हैं। तो अगर आपने वहाँ पे ठीक है एक ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, या फिर एक ने जैसे हमने पीछे जितने भी पढ़े अवॉइड कर लिया, या फिर दोनों ने सोचा कि चलो मिलके हम लोग एक डिसीजन ले लेते हैं, वैसा करोगे तो बच्चों के अंदर भी पॉजिटिविटी आएगा। टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल। Encourage children to use I statement and to express their feeling calmly. For example, I feel upset when you take my toys. सोचो एक दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सामने वाले का टॉय ले लिया, तो सामने वाला चिल्लाएगा, अरे वो रोना शुरू कर देगा, मेरा टॉय ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू टीच देम कि वो एक रिस्पेक्टफुली सामने वाले को बोले दैट आई फील अपसेट व्हेन यू टेक माई टॉयज, इंस्टेड ऑफ यू नेवर लेट मी प्ले विद एनीथिंग। इस तरीके से एक डेरोगेटरी, एक बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोल के एक बहुत ही पॉजिटिव वे में कैसे करना है, दैट वी हैव टू टीच। Fostering empathy. Teach children to consider the other person's feelings and points of view. Activities that encourage role playing or understanding others' emotion help children build empathy. उनके अंदर empathy का feeling कैसे आएगा, जब आप एक role play is one of the example which is given, वहाँ पे एक दूसरे के बच्चों के अंदर आना चाहिए कि मुझे सामने वाले के इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ अपने इमोशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देना है। Then we have problem solving together. When conflict arises, guide children through the process of problem solving. Help them identify the problem, brainstorm possible solution and evaluate the outcome of each option. मतलब यहाँ पे क्या है, जब बच्चों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपको उनको एनकरेज करना है कि वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, कैसे वो लोग प्रॉब्लम को सामने लाएं,
फिर कोशिश करें कि कितने तरीके से इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, सब लोग अपना अपना ब्रेनस्टॉर्म करें और फिर एक पॉजिटिव तरीके से वो एक सोल्यूशन पे आए। सेटिंग बाउंड्रीज, टीच चिल्ड्रन टू सेट बाउंड्रीज रिस्पेक्टफुली। दिस इंक्लूड्स नोइंग व्हेन टू असर्ट देमसेल्व्स एंड व्हेन टू कॉम्प्रोमाइज। उनको एक बाउंड्री बिल्ड करना आना चाहिए कि कहाँ पे उनको बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे अवॉइड करना है। यूजिंग मीडिएशन, फॉर मोर कॉम्प्लेक्स और ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट अ ट्रस्टेड एडल्ट कैन एक्ट एज अ मीडिएटर। जहाँ पे बहुत ही बड़ा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया वहाँ पे एक मीडिएटर का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई एक अडल्ट हो गया, उसको बुला दिया और उसने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया। नाउ टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कितने टाइप के होते हैं? पहला है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। दिस अकर्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स हु हैव डिफरेंट व्यूज। दो या दो से ज़्यादा लोग जिनके डिफरेंट व्यूज या नीड्स हैं। एग्जाम्पल है अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन फ्रेंड्स अबाउट अ पर्सनल मैटर या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कोवर्कर्स। ये हो गया इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या है? दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल ऑफन इन्वॉल्विंग अपोजिंग डिजायर, बिलीफ और इमोशन। एग्जाम्पल अ पर्सन स्ट्रगलिंग विद मेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये खुद से ही उसका एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि जैसे बहुत सारे डिसीजंस मेरे सामने आ गए, मेरे को जॉब मिली है दिल्ली में भी और बैंगलोर में भी, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ कि मैं दिल्ली जाऊँ या बैंगलोर जाऊँ। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे कहाँ रहना है, कौन सा जॉब एक्सेप्ट करना है, कौन सा नहीं करना है। तो वो हो गया इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे मैं खुद से ही खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हूँ अपने गोल्स को लेके, अपने वैल्यूज़ को लेके। फिर आता है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, अ कॉन्फ्लिक्ट दैट अराइज बिटवीन डिफरेंट ग्रुप सच एज अ सोशल ग्रुप, एथनिक ग्रुप, पॉलिटिकल फ्रैक्शन और टीम। एक टीम है, उनके बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बोलते हैं इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जैसे टेंशन बिटवीन डिफरेंट कल्चरल और एथनिक कम्युनिटीज़, जैसे हम लोग देखते हैं न्यूज़ में दिखाता है हिंदू मुस्लिम में ये प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर इस रिलीजन में और इस रिलीजन में प्रॉब्लम चल रहा है, वो हो गया इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। फिर आ गया इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। एक ही ग्रुप में एक ही ग्रुप है, उसके अंदर ही उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, वो हो गया इंट्रा ग्रुप। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू डिफरेंस इन गोल्स, वैल्यूज एंड वर्किंग स्टाइल बिटवीन एम्प्लॉयज, टीम्स और मैनेजमेंट। एग्जाम्पल है कॉम्पिटिशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स फॉर रिसोर्सेस और रिकॉग्निशन। एक डिपार्टमेंट में जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है कल्चरल एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंस इन कल्चर, एथनिसिटी, रेस और रिलीजन। इन सब चीज़ों की वजह से जब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आता है टेंशन बिटवीन कल्चर और एथनिक ग्रुप, उसको बोलते हैं हम लोग कल्चर या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। Then we have socio-economic conflict, conflict that arise due to differences in social and economic status, status की वजह से, जैसे वर्किंग क्लास एंड वेल्दी एलिट्स होते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड होते हैं। फिर पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेस और सोशल वेलफेयर, जो एक डिफरेंस होता है उनके स्टेटस पे, स्टेटस की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको बोलते हैं सोशियो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है जब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज या पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट के बीच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे अलग अलग पार्टीज़ होते हैं, हमने देखा है इलेक्शन में अलग अलग पार्टीज़ में जो कंपटीशन होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, जब किसी कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, जैसे वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, तो वो कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो टेंशन क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। वो टेरिटरी को लेके होता है, रिसोर्सेज को लेके होता है और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लेके भी होता है। फिर एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गया हमारा, कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू यूज़ ऑफ कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑफन इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेक होल्डर्स विद अपोजिंग इंटरेस्ट। जैसे डिस्प्यूट ओवर लैंड हो गया, किसी भी हमारे एनवायरमेंटल रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो आ जाते हैं हमारे एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट में। फिर है हमारा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, जब डिसएग्रीमेंट होता है या कोई टेंशन होता है फैमिली में, ऑफन रिवॉल्विंग अराउंड रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज, इट इज़ कॉल्ड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल पेरेंट चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट ओवर इंडिपेंडेंस एंड अथॉरिटी, ये हर घर में होता है आजकल, तो सबके घर में ये प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिबलिंग्स, डिसएग्रीमेंट बिटवीन स्पाउसेस, तो ये सब हमारा आ गया फैमिली कॉन्फ्लिक्ट में। लास्ट है हमारा रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होता है जब रिलीजन को लेके कुछ टेंशन अराइज होता है किसी ग्रुप में या इंडिविजुअल में, जैसे कि टेंशन बिटवीन डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी, क्रिश्चियन मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, या फिर किसी भी दूसरे रिलीजन का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो सब आ गया हमारे रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करना है, उसके दो टाइप्स हैं। पहला है प्रो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। प्रो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है कि रेजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट होने ही ना देना, कॉन्फ्लिक्ट कुछ होने से पहले ही हम उसको कोशिश करेंगे कि ना हो। तो
प्रोएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम अराइजिंग एट द फर्स्ट प्लेस, अराइज ही नहीं होने देना है कोई कॉन्फ्लिक्ट। तो की एस्पेक्ट ऑफ प्रोएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। हमें ऐसे गोल्स बनाने हैं, पहले से ही सब कुछ प्लानिंग ऐसे करना है कि कभी डिसएग्रीमेंट हो ही ना और कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। क्लियर कम्युनिकेशन रखना है सबके बीच में ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, जो एक्सपेक्टेशन है, रूल्स रेगुलेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, उसको स्टार्टिंग से ही क्लियर रखना और सेट करना ताकि किसी के भी बीच में किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट जो होता है इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। एनकरेजिंग एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना लोगों के बीच में, एनकरेज करना एम्पैथी, इन सब से भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फर्स्ट प्लेस में अराइज होने से रह जाएगा, अराइज ही नहीं होगा। Then collaboration and participation, involving all stakeholders in decision making process, ensuring that everyone's opinions are considered. सबके ओपिनियन को अगर हम इक्वली इंपॉर्टेंट देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। अब एग्जाम्पल ऑफ प्रोएक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट ट्रेनिंग, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ और टीम मेंबर्स विद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग टू इक्विप विद देम स्किल फॉर हैंडलिंग डिस्प्यूट कंस्ट्रक्टिवली। कैसे उनको डिस्प्यूट कंस्ट्रक्टिवली उसको हैंडल करना है वैसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। रेगुलर चेक इन्स करना हर चीज़ में, चाहे वो काम में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में हो, हर चीज़ में एक रेगुलर चेक इन्स की बहुत ज़रूरत है। डेवलपिंग टीम नॉर्म्स, एस्टैब्लिशिंग क्लियर रूल्स एंड नॉर्म्स सबके लिए करना ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, सबका कितना बाउंड्री सेट होना चाहिए वो पहले से क्लियर रखना। फिर है रिएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये है कि वंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करें, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें उस इशू को, वो हो गया हमारा रिएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसके की एस्पेक्ट्स हैं एड्रेसिंग द इशू हेड ऑन। रिएक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ऑफन इन्वॉल्व्स डायरेक्टली कन्फ्रंट करके कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड निगोसिएशन, कैसे दो पार्टीज़ के बीच में निगोसिएशन कराना, म्यूचुअली अग्री करवाना ताकि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए। मीडिएशन, एक मीडिएटर के जैसा काम करना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा था, एक मीडिएटर यानी एक सीनियर कोई एक बड़े हैं जो वो जाके उस चीज़ को रिजॉल्व करे। कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन, द एम इज़ टू क्लेम टेंशन एंड रिड्यूस हॉस्टिलिटी बिटवीन पार्टीज टू फैसिलिटेट प्रोडक्टिव डायलॉग। तो उनके बीच में जो टेंशन है पहले उस चीज़ को रिजॉल्व करना ताकि जब दोनों तरफ से सब लोग शांत हो जाएं तो एक प्रोडक्टिव सोल्यूशन की तरफ उनका फाइनल डिसीजन हो। कॉम्प्रोमाइज़ एंड कंसेशन, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना, कॉम्प्रोमाइज़ करने से ही जो डिसएग्रीमेंट है वो रिजॉल्व हो सकता है। रीस्टोरिंग रिलेशनशिप, वंस द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट एक बार रिजॉल्व हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो जो दो पार्टीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सॉल्व कराना ताकि आगे जाके और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एग्जाम्पल है मीडिएशन, अ थर्ड पार्टी मीडिएटर, ये एग्जाम्पल मैंने दिया आपको। निगोसिएशन, द पार्टीज इन्वॉल्व एंगेज इन डायरेक्ट डिस्कशन करके एक म्यूचुअली एक अग्रीमेंट में वो लोग आ जाते हैं। आर्बिट्रेशन, व्हेन निगोसिएशन एंड मीडिएशन फेल, जब ये दोनों पार्ट फेल हो जाता है, अ न्यूट्रल आर्बिट्रर मेक अ बाइंडिंग डिसीजन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो तब क्या होता है, एक बाइंडिंग डिसीजन बनता है जिसमें दोनों का जो व्यू पॉइंट है उन दोनों को ऐड करके एक बनाया जाता है। किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों की बात मानी जाती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेशन टेक्निक सच एज डीप ब्रीदिंग, हम लोग जब बोलते हैं कोई ज़्यादा हाइपर टेंशन हो जाता है हम बोलते हैं कि डीप ब्रीद करो या फिर ध्यान से सुनो, तो उस टाइप से टेंशन को रिड्यूस करना ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और एस्केलेट ना हो। नेक्स्ट है हमारा सोशल मैच्योरिटी। सोशल मैच्योरिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली एंड हार्मोनियसली विद अदर्स इन सोसाइटी। It involves the development of emotional intelligence, self-awareness, empathy and the capacity to handle complex social situation. कैसे एक mature इंसान की तरह हमें social situation को handle करना है, वो हो गया हमारा social maturity. A social mature person is able to navigate social interaction with a sense of responsibility, respect and adaptability. Responsibility के साथ, respect के साथ किस तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या फिर एक कम्युनिटी में, एक सोशल सोसाइटी में रहना है, वो होता है एक सोशली मैच्योर पर्सन। तो अब इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अभी हम वो देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशली मैच्योर पर्सन क्या है? पहला है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें सेल्फ अवेयरनेस होता है, एम्पैथी होता है और इमोशनल रेगुलेशन होता है। तो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है। वो इमोशनली किसके साथ कैसे अंडरस्टैंडिंग रखना है, किसको कैसे हेल्प करना है, कहाँ पे कंपैशनेट रिलेशनशिप रखना है, कहाँ पे अप्रोप्रिएटली, कहाँ पे कैसे बोलना है, कहाँ पे ज़्यादा हाई बोलना है, कहाँ पे लो बोलना है, कहाँ ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उनके अंदर वो सब जो
बिहेवियर होता है, वो जो सब उनका इमोशनल जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उनका जो कम्युनिकेशन होता है बहुत ही क्लियर एंड इफेक्टिव होता है, सही डायरेक्शन में जाता है, और कभी भी वो लोग किसी चीज़ को घुमा फिरा के नहीं बोलते हैं, बहुत ही ओपन रहता है और हर जगह फीडबैक देते हैं जहाँ देना है, और क्रिटिसाइज़ जहाँ करना है वहीं करते हैं, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं। तो उनको बहुत ही अच्छे से पता होता है कि कहाँ पे कैसे बात करना है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, जिस वजह से उनको सोशली मैच्योर पर्सन माना जाता है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, वो दूसरों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। दे अप्रिशिएट डाइवर्सिटी, वो अप्रिशिएट करते हैं जहाँ पे करना चाहते हैं, और जजमेंट को अवॉइड करते हैं, कभी भी किसी को जज नहीं करते हैं। उन सब चीज़ों को, किसी भी उनके कल्चर को लेके, जेंडर को लेके, या फिर उनके रहन सहन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वो कुछ भी जजमेंट नहीं रखते। बहुत ही क्लियर उनका रिस्पेक्ट है सबके लिए, और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन रहता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल। उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का स्किल होता है, कहाँ पे कैसे समझाना है इंडिविजुअल को, कैसे अप्रोच करना है, अगर कहीं डिसएग्रीमेंट हो रहा है वहाँ निगोशिएट कैसे करना है, कंपनसेट कैसे करना है, काम कैसे करना है, वो सब उनके अंदर वो स्किल होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। उनको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो जिस चीज़ के लिए अकाउंटेबल होते हैं उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से करते हैं, अपने रोल रिलेशनशिप में हो, या वर्क प्लेस में हो, या सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, उनका जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब वो बहुत अच्छे से करते हैं। वो सारे कमिटमेंट, अपने प्रोमिस या ट्रस्ट वर्दीनेस, सब कुछ बहुत अच्छे से निभाते हैं। फिर आता है अडेप्टेबिलिटी एंड ओपन माइंडेडनेस। सोशल मैच्योरिटी इन्वॉल्व्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड द एबिलिटी टू एडजस्ट टू न्यू सिचुएशंस। न्यू सिचुएशन में कैसे उनको इवॉल्व होना है, कैसे एडजस्ट करना है। अ सोशल मैच्योर पर्सन इज विलिंग टू चेंज देयर व्यूज इफ प्रेजेंटेड विद न्यू इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस, शोइंग इंटेलेक्ट एंड इमोशनल ग्रोथ। अगर सामने वाला कुछ इंटेलेक्चुअल बात करते हैं या फिर कुछ नया इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस चीज़ को भी वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ को ये कोशिश नहीं करते हैं कि उसको इग्नोर करें। वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट भी ना हो और बहुत अच्छे से हर चीज़ हो जाए। फिर आता है पेशेंस एंड टॉलरेंस। सोशली मैच्योर पीपल शो पेशेंस इन देयर इंटरेक्शंस विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग दैट नॉट एवरीवन बिहेव्स इन अ सेम वे। वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हर इंसान अलग होता है, और वो बहुत पेशेंटली हर चीज़ को सुनते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। जो उनका टॉलरेंस होता है, उनका जो ओपिनियन होता है कल्चर पे हो, लाइफस्टाइल पे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो रखते हैं। दे मैनेज फ्रस्ट्रेशन एंड डिले विद अ काम एंड डिले with a calm attitude, recognizing that not everything happens immediately or as expected. तो वो हर फ्रस्ट्रेशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं, एंड काम एटीट्यूड के साथ वो हर सबसे इंटरेक्ट करते हैं, और जिससे जैसे बात करनी चाहिए पेशेंटली टॉलरेट करके वैसे करते हैं। Then we have self-confidence and self-respect. Social maturity comes with a self-assurance. Such individuals are confident in their abilities, but they also know their limitations. उनमें confidence तो होता है, प्लस उनको अपने limitations भी पता होता है. They exhibit humility and do not need constant validation from others. उनको दूसरों से हमेशा validation की ज़रूरत नहीं होती है कि तुम अच्छे हो, बार बार कोई बोलेगा तो ही मैं खुश होऊंगा, नहीं तो खुश नहीं होऊंगा, वैसा नहीं है. They have a healthy self-esteem and respect for their own worth. They are comfortable with their identity and don't seek to conform to others' expectation at the cost of their own principles. तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इतने होते हैं और ख़ुद को इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि उनको दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ना वो दूसरों को बार बार प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. वो जैसे हैं वो वैसे ही चलते हैं, अपना खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का सेल्फ डिग्निटी वो मेंटेन करते हैं. Altruism and generosity. Socially mature individuals are considerate of others' needs and are often willing to help and support others without expecting anything in return. वो दूसरों से एक्सपेक्ट कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों की हेल्प बहुत करते हैं. दे प्रैक्टिस काइंडनेस. उनका काइंडनेस, फेयरनेस एंड जेनरोसिटी बहुत होता है रिलेशनशिप में, और वो पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रिलेशनशिप में. Then we have boundaries and independence. They understand the importance of setting and respecting personal boundaries, both for themselves and others. They are independent, knowing when to rely on themselves, but also when to ask for help. Then we have positive attitude. उनका बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वो कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं शो करते. वो they approach difficulties with resilience and optimism, often using setbacks as learning opportunities. तो जितने भी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं वो उसको बहुत ही ऑप्टिमिज्म के साथ सॉल्व करते हैं, और कुछ भी जो होता है उनके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करते हैं.
दे इंस्पायर एंड अपलिफ्ट अराउंड देम टू मेंटेन अ कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट एंड एनकरेजिंग अदर्स। वो दूसरों को भी बहुत एनकरेज करते हैं, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड वो रखते हैं। लास्ट है कमिटमेंट टू पर्सनल ग्रोथ। सोशल मेच्योरिटी इन्वॉल्व्स अ कॉन्स्टेंट डिजायर टू ग्रो एंड इम्प्रूव। उनके अंदर एक ऐसा एक विल पावर होता है कि हमें कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना है और ग्रो करना है। सोशली मेच्योर इंडिविजुअल्स एंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड आर ओपन टू पर्सनल डेवलपमेंट। दे एक्टिवली सीक टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। वो जो भी एक्सपीरियंस करते हैं उससे लर्न करते हैं और इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली वो इवॉल्व करने की अपने आप को कोशिश करते हैं। दे वैल्यू एजुकेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड स्ट्राइव टू बी बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। वो हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो फॉर्मली हो, चाहे वो इनफॉर्मली हो, चाहे वो किसी भी से भी इंटरेक्शन करने में हो, सीखते हैं और अपने आप का खुद का जो एक बेटर वर्जन है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। Thank you so much for watching. Stay tuned for more videos.